हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज आदित्य और आज हमने एक नया लेक्चर लेके आए हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड स्पीशीज से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में, इससे पहले के 2 लेक्चर में हमने देखा अबाउट द डाइवर्सिटीज, हमने जाना कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सब के बारे में हमने बात करी है। नाउ स्टार्टिंग आवर हायरार्की जो हमने पढ़ी थी ऑफ द किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। सब क्या क्या होते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसमें इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन इसमें स्पीशीज, जीनस, फैमिली, इन सब के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। सो हर पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलेंगी, कुछ ना कुछ एग्जांपल हमको मिलेंगे जिसको याद करना बहुत जरूरी होता है। ओके, starting our lecture with the species. So the taxonomic studies consider a group of individual with fundamental similarities as a species, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं उसको हम लोग स्पीशीज कहते हैं। एक ही स्पीशीज में दो क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि वो कैसे दिखते हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, यानी एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे एक ही स्पीशीज के अंदर सेम स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ स्पीशीज में भी एग्जांपल दे रखे हैं, सारे एग्जांपल्स को मैं पिंक कलर से हाईलाइट करूंगा। स्पीशीज में अगर हम बात करें तो मैंजीफेरा इंडिका, ये एक बोटानिकल नेम है ऑफ मैंगो। वी हैव सोलानम ट्यूबरोसा, ये है। ये साइंटिफिक नेम्स के हमारे रूल्स भी जाने थे, 4 इसके रूल्स है, आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। पेंथेरा लियो, लाइन को हम लोग कहते हैं। जो तीनों नाम है इसके अंदर, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। हमें पता है कि सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज का होता है और पहला जो नाम होता है वो जीनस का नाम होता है। और एनसीईआरटी ने कह रखा है कि पहला नाम जो है वो जीनस का है, जो कि हायर टेक्सॉन है। हर एक जीनस जो होता है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक ही जीनस के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं जो कि एक ही जीनस के अंदर हों। अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके की स्पीशीज हो सकती है जो कि एक जीनस के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर पेंथेरा है, सोलानम है एंड मैंजीफेरा है, ये सब जेनरा है, रिप्रेजेंट्स वन अदर टेक्सन लेवल। एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा है, पैंथेरा has another specific epithet called tigris. Solanum includes species like nigrum and melangena. तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक सोलानम, नाइग्रम, सोलानम मेलेंजेना और पैंथेरा टाइग्रिस। सो पैंथेरा टाइग्रिस भी है, पैंथेरा लियो भी है, एक ही जीनस है, इसके अंदर अलग अलग मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हैं जो कि एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है। एक ही जीनस के अंदर दो अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट हैं। सिमिलरली सोलानम जो है उसके अंदर भी सोलानम ट्यूबरोसम है और यहाँ पर नाइग्रम और मेलेंजोना भी है, जो कि एग्जाम्पल है। एज एग्जाम्पल आप इसे याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ह्यूमन बींग्स की जो स्पीशीज है वो सेपियंस है, विच ग्रुप्ड इन द जीनस होमो सेपियंस। तो उसका जीनस होमो है एंड स्पीशीज की सेपियंस है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल, जो जीनस का नाम है वो आगे लिखा जाएगा, स्पीशीज का नाम पीछे। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होगा ह्यूमन बींग्स का, दैट इज होमो सेपियंस। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द जीनस। अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस में एनसीईआरटी कहती है द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more character in common in comparison to the species of the other genera। ये एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को समझ नहीं आती है। जीनस जो होता है एक्चुअली वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है। दो स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंथेरा लियो है और पेंथेरा टाइग्रस है, यानी लायन और टाइगर, ये दो अलग अलग स्पीशीज के हैं, लेकिन इनके अंदर ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। अदर जेनरा मींस, फॉर एग्जांपल एक जेनरा हमने ले लिया पैंथेरा का और दूसरा जेनरा जैसे एनसीईआरटी ने कहा है हमने सोलानम का ले लिया है। अब लियो और टाइग्रस के अंदर ज्यादा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू लियो और नाइग्रम के अंदर। देयरफॉर लियो और टाइग्रस एक ही जीनस के अंदर पाए जाएंगे और लियो और नाइग्रम दो अलग अलग जेनरा के हैं, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। वी कैन से दैट जेनरा एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी जेनरा के अंदर कौन चीजें आती हैं, यहाँ पे जेनरा की डेफिनेशन दे रखी है, एग्रीगेट्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज जो कि एक दूसरे को ज्यादा रिलेट करती हों, ज्यादा सिमिलैरिटीज उसके अंदर निकलती हों। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल, टू डिफरेंट स्पीशीज बट हैविंग द सेम जीनस सोलानम। लियो, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस, ये सारे नेम्स हैं जिसको याद करना बहुत जरूरी है। एज एग्जांपल एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले सकती है, लाइक पैंथेरा लियो,
मैंने आपको बताया लायन को कहते हैं पैंथेरा पार्डस, लेपर्ड को कहते हैं, एंड पैंथेरा टाइग्रस, टाइगर को कहते हैं। ये सब तीनों जो चीजें हैं वो सेम ही जीनस के अंदर आती हैं, दैट इज पैंथेरा। जो जीनस डिफर्स फ्रॉम वन अदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने और दे रखा है ऑफ अ जीनस नेम फेलिस, जिसके अंदर कौन इंक्लूड होता है, कैट्स इंक्लूड होती हैं। कौन इंक्लूड होता है, कैट्स इंक्लूड होती हैं, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द फैमिली, एक टेक्सोनॉमी और ऊपर हम आ गए हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप रिलेटेड जेनेरा, यानी ये वो ग्रुप है जिसके अंदर जेनेरा जो होता है, ज्यादा रिलेटेड होता है विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज। ये लाइन भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। इसमें बताया गया है कि फैमिली के अंदर वो ग्रुप होते हैं, वो जेनरा होते हैं जो कि ज्यादा रिलेटेड होते हैं विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड द स्पीशीज। यानी कि अगर हम एक फैमिली को देखें, इसको हम आगे अभी हम एनसीईआरटी के एग्जांपल से पढ़ेंगे, जो इसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल में दे रखा है। फैमिलीज आर द कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अगर हम प्लांट स्पीशीज की बात करें तो उसके अंदर फैमिली किस बेसिस पर कैरेक्टराइज की जाती है कि क्या फैमिली होगी, वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पर क्लासिफाई की जाती है। ओके, सो आपको कुछ फैमिली के नाम है। फॉर एग्जांपल सोलेनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर दे रखा है, फेलिडे फैमिली की एक बात कर रखी है, और कैनिडे, ये तीन फैमिलीज एज एग्जाम्पल हमको दे रखी हैं। इसको याद करना एज एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन फैमिलीज की बात की है, दैट इज द सोलेनेसी, फेलिडे एंड कैनिडे। ओके, सो एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में, इस लाइन का क्या मतलब है, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड द स्पीशीज। सो सोलेनेसी जो है, सोलेनेसी के अंदर सोलानम है, पेटूनिया है, दतूरा आता है। सिमिलरली जो पैंथेरा है, पैंथेरा के अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं। इस पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस, यानी पैंथेरा और फेलिस इन दोनों को मिला के, पैंथेरा और फेलिस ये दोनों क्या है, जीनस है, जिन क्लोजली रिलेटेड जीनस है, तो एक फैमिली के अंदर फेलिडे के अंदर आते हैं। सिमिलरली हमारे पास सोलेनेसी के अंदर भी ऐसे आता है, और जो अलग क्राइटेरिया है एक हमारे पास डॉग्स का, वो कैनिडे फैमिली के अंदर आते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी की जो पहली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, इसका मतलब ये है कि जितनी सिमिलैरिटीज हमारे पास जीनस और स्पीशीज के लेवल पे मिलती है, वो सिमिलैरिटीज फैमिली के लेवल पे हमको नहीं मिल पाती। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीशीज के लेवल पे बात करें, तो स्पीशीज के लेवल में अगर हम एक लायन को, कोई दो सिमिलर स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है, तो उसमें कुछ बात ही नहीं है। जीनस की बात करते हैं तो कोई दो सेम जीनस, फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर, लायन और टाइगर का जीनस जो है वो सेम है काफी, इसलिए जो जीनस है वो सेम है, उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू अगर हम फैमिली की बात करें, यानी एक ही फैमिली है फेलिडे, इसके अंदर लायन भी आता है और कैट्स भी आते हैं। लायन और कैट को अगर हम कंपेयर करें, जो कि फैमिली की वजह से एक साथ आए हैं, तो इनके अंदर डिफरेंस ज्यादा है। अगर हम लायन और टाइगर को कंपेयर करें जो कि एक ही जीनस के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंस कम है। यानी हम देखेंगे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, हायर टेक्सोनॉमिकल लेवल में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमें सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती जा रही हैं और डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही हैं। सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं एज कम्पेयर टू डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि जीनस की अगर हम बात करें, मैंने बताया लायन और टाइगर, इनके अंदर सिमिलैरिटी ज्यादा है, एक ही जीनस के अंदर आते हैं। लेकिन लायन और कैट ये भी तो एक जीनस के अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर उतनी सिमिलैरिटी नहीं जितनी लायन और टाइगर के अंदर है, राइट। तो उसके अंदर तीन एग्जाम्पल हमको मिले, दैट इज द सोलेनेसिए, फेलिस एंड द फेलिडे एंड द कैनिडे, राइट। मूविंग आउट, नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर की भी एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, इट इज द assemblage of the families which exhibit a few similar characters। वो फैमिलीज जिसके अंदर कुछ और कैरेक्टर सिमिलर हों, उसको हम लोग एक ऑर्डर के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वोल्वुलेसिए एंड सोलेनेसिए, ये दो फैमिलीज हैं अलग अलग, जो कि सिमिलर हैं, देयरफॉर इनको एक ऑर्डर के अंदर रखा गया है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं पॉलीमोनियल्स। सिमिलरली हमारे पास कार्निवोरा, एक ऑर्डर का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, और कार्निवोरा के अंदर दो सिमिलर जो फैमिली आती हैं वो फेलिडे है और कैनिडे आती हैं, ये आती हैं, राइट। सो you have seen under categories, species, genus and families are based on number of similar characters. Generally ऑर्डर जो होता है एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं वो आइडेंटिफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कितने कैरेक्टर्स मिलते हैं उनके बेसिस पे हम इनको कैटेगरीज को, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को डालते हैं, ठीक है। ऑर्डर या ऑर्डर के ऊपर जितनी
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं, दैट इज क्लास हो गया, फैमिली जैसे क्लास हो गया हमारे पास, फाइलम हो गया, इसका क्या है, या फिर किंगडम क्या है, राइट। मूविंग अवर नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो इसके अंदर ऑर्डर के अंदर हमें दो एग्जांपल मिले, पॉलीमोनियल्स एंड कार्निवोरा। पॉलीमोनियल्स इंक्लूड कॉन्वोलुलेसिए एंड सोलनेसिए एंड कार्निवोरा इंक्लूड्स फेलिडे एंड द कैनिडे। मूविंग टू द नेक्स्ट हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज क्लास। सो क्लास की बात अगर हम करें, सो क्लास के एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है प्राइमाटा, जिसके अंदर प्राइमाटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन को इन्होंने प्लेस किया है। सिमिलरली एक मेमोरियन एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर इन्होंने कार्निवोरा को रखा है, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक द टाइगर, कैट एंड डॉग, राइट। तो इसके अंदर क्लास के अंदर एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं, वो कौन कौन से एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल प्राइमाटा दे रखा है और एक एग्जांपल मैमेलिया दे रखा है, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, फाइलम की बात करते हैं। हमने क्लास की बात कर ली, क्लास में वो चीजें आती हैं जिनके ऑर्डर्स भी थोड़े ज्यादा सिमिलर होते हैं, उनको हम एक क्लास के अंदर रखते हैं, राइट। यहाँ बोला है कि मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, यानी मैमेलिया के अंदर सिर्फ कार्निवोरा ही नहीं आता, इसके अंदर और ऑर्डर भी आते हैं। फाइलम की अगर हम बात करें, अगली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें अगर हम देखें, तो फाइलम जो है क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called the phylum। यानी ये सारी चीजें फिशेस, एम्फीबियंस, अब फिशेस को हम लोग पाइसेस कहते हैं, एम्फीबियंस को एम्फीबिया कहते हैं, रेप्टाइल्स को लेप्टिलिया कहते हैं, और बर्ड्स की जो क्लास होती है दैट इज एविस। ये सब क्या है, ये सब क्लासेस ही हैं। फिश की क्लासेस क्या होगी, पाइसेस होगा, एम्फीबियंस की एम्फीबिया होगी, रेप्टाइल्स की रेप्टिलिया, बर्ड्स की एविस होगी, एंड मैमल्स की वी नो दैट मैमेलिया आर द इज द क्लास। इसको हम फाइलम कहते हैं, जो इन सभी को एक में इंक्लूड कर दे उसको हम लोग फाइलम कहते हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब इन डिफरेंट क्लासेस के अंदर भी हम कुछ अलग, कुछ कॉमन फीचर्स ढूंढते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइलम वो होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड क्लासेस हैं। क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को हम लोग फाइलम कहते हैं। क्लोजली रिलेटेड कैसे, जिसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हमें मिल जाते हैं, लाइक एनसीईआरटी ने यहाँ बता रखा है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम। कॉर्डेटा यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है एक फाइलम का। In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to higher category called the division। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स के केस में हम लोग किंगडम के नीचे वाला जो लेवल होता है उसको डिवीजन कहते हैं, और एनिमल्स के केस में हम इसको फाइलम कहते हैं, राइट। ओके, सो ये डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम क्या है और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड क्या है, ये हम आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। ओके, बढ़ते हैं हमारे एक और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी है, सबसे लार्जेस्ट हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, दैट इज किंगडम। जितने भी एनिमल्स हैं बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। और किंगडम एनिमेलिया एनसीईआरटी इसमें एग्जांपल दे रखा है, राइट। आपको एग्जांपल ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका एग्जांपल क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने। किंगडम में एनसीईआरटी ने एनिमेलिया का एग्जांपल दे रखा है और एक प्लांटिक एग्जांपल दे रखा है, हमको पता है कि इसके अलावा भी हमारे पास फंजाई होता है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा होता है, राइट। खैर, हम बात करते हैं एनिमल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज अ डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, यानी प्लांटे के अंदर सारे प्लांट्स आते हैं। henceforth we will refer to these two groups of as animal and the plant kingdom इन्हें कहा जाता है, जो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है। Taxonomic categories from the species to kingdom have been shown in ascending order starting from the species in figure 1.1 में। इसको ascending order में दिखाया गया है, ascending यानी छोटे से बड़ा, यानी स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है। दो स्पीशीज आ जाएंगी तो जीनस हो जाएगा, दो तीन जीनस एक साथ आ जाएंगे उसे फैमिली कहेंगे, दो तीन फैमिली हो जाएगी तो उसे ऑर्डर कहेंगे, यानी ये सबसे छोटी जो है स्पीशीज है, राइट। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा रखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। However, taxonomists have also developed सब कैटेगरीज, इसके अंदर taxonomists ने सब कैटेगरीज भी डेवलप कर ली है इस हायरार्की के अंदर, टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। ओके, इस हायरार्की को अगर हम देखें तो कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट का बेसिस क्या था। से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम, अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, यानी इस ऊपर वाले डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, सो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो सारी डिक्रीज करेंगे। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था ये बात, जैसे कि हम स्पीशीज में जा रहे थे, हमारे पास दो जीनस हमारे पास सेम जीनस था, सेम जीनस में ही हमारे पास दो अलग अलग स्पीशीज थी, लाइक
टाइगर और मैंने आपको लायन का एग्जांपल दिया था, दोनों सेम जीनस के अंदर आते हैं एंड सिमिलरिटी शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम फैमिली की बात करें, एक ही फैमिली में हमारे पास लायन भी है और कैट भी है, दोनों के अंदर थोड़ी सी डिसिमिलरिटीज है एज कम्पेयर टू, उतनी सिमिलरिटी नहीं जितनी एक लायन और इतनी टाइगर के अंदर है। तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास डिसिमिलरिटी बढ़ती है। देखो किंगडम के अंदर तो प्लांटे भी है, एनिमेलिया भी किंगडम है, तो प्लांट और एनिमल में तो बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है, बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं प्लांट एनिमल में, राइट। 100% डिसिमिलरिटी भी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम सिमिलरिटी इसके अंदर है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि प्लांट और एनिमल में बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं है, एंड धीरे धीरे आप जैसे नीचे आएंगे सिमिलरिटी बढ़ेगी, ओके। और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी डिक्रीज करती है, ओके। लोअर द टेक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द टेक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी डिटरमाइन द रिलेशनशिप एट द other texts at the same level, मैंने आपको बता दिया। hence the problem of classification becomes more complex, right। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रखा है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं इससे बहुत ही इजीली, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ये बायोलॉजिकल नेम दे रखा है मैन का, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट का, और इसमें जीनस का नाम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन पूछ रखा है सिमिलरिटी के। इसमें स्टूडेंट्स को मैं बता दूं तो फैमिली और ऑर्डर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्लास, फाइलम और जीनस जनरली सब याद कर लेते हैं, लेकिन फैमिली और ऑर्डर में कंफ्यूजन हो जाती है, स्पेशली इन द केस ऑफ मैंगो वीट, राइट। तो इसको आप प्रॉपर्ली याद करेंगे एंड इसके अंदर भी चांसेस बहुत है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल 1.1, राइट। मूविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, टेक्सोनॉमिकल एड्स, ओके। सो हमें पता है कि किसी भी नई स्पीशीज अगर हमको कोई मिलती है तो उसका पहले हमको कैरेक्टराइजेशन करना है, यानी उसको कैरेक्टर्स हमें नोट कर लेने हैं, देन उसका प्रॉपर्ली हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। हमने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया, हमने उसके कैरेक्टर्स नोट कर लिए, एंड फाइनली उसको हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी उसको अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया और उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, उसको नामकरण कर दिया। लेकिन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमारे पास जो प्रेजेंट हमारे पास हमने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिए हैं उनसे हमको सिमिलैरिटीज उनसे हम कंपेयर करते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज निकालते हैं और हम देखते हैं कि किससे ज्यादा ये मैच कर रहा है, ओके। सो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी उस कंपैरिजन में जो चीजें हमें हेल्प करती हैं दैट आर नोन एज अ टेक्सोनॉमिकल एज, यानी वो सब चीजें जो कि हमको टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं। टेक्सोनॉमी क्या था, हमने पढ़ा था, टेक्सोनॉमी इज द साइंटिफिक टर्म विच इज गिवन टू the the process of classification of different living organisms in their respected categories, okay। उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसी टेक्सोनॉमी में जो चीजें हेल्प करती हैं हमें उसको हम टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं, राइट। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स की हम बात कर लेते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड इन जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। ये स्टडीज विद रिक्वायर, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, देखो हमें क्या बातें आपको टेक्सोनॉमिकल एड्स अगर कोई बोले तो आपको याद आनी चाहिए। आपको याद आनी चाहिए करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टडी के लिए करेक्ट क्लासिफिकेशन होना जरूरी है और इंटेंसिव लेबोरेटरी का होना जरूरी है, और हमें एक्चुअल स्पेसिमेंस चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स के, और हमको प्राइम सोर्स चाहिए होता है टेक्सोनॉमिक स्टडीज का। प्राइम सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्सोनॉमिक स्टडीज का। तो ये चार चीजें जो हैं, अगर आपको कोई टेक्सोनॉमिकल स्टडीज बोले तो जरूर याद आनी चाहिए। दैट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए, इंटेंसिव लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए हमको, और प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज हमको चाहिए होती हैं। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग एंड सिस्टमैटिक्स। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया कि टेक्सोनॉमिकल एड से हम लोग क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन जब हो जाएगा तो हम उसे क्लासिफाई कर देंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिमेंस। स्पेसिमेंस के साथ ही इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर होती है। इन सम केसेस स्पेसिमेंस इज प्रिजर्व्ड फॉर स्टडीज। कुछ केसेस में स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर लिया जाता है फॉर द फ्यूचर स्टडीज। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में फर्क इतना है कि जो कंजर्वेशन होती है, जो प्रिजर्वेशन होती है दैट इज डेड, एंड जो कंजर्वेशन होती है वो लिविंग चीज की होती है। हमने लिविंग चीज को कंजर्व कर लिया, और जो डेड चीज होती है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जू में देखें तो जू में एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, और अगर हम किसी डेड चीज को रखें जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसको प्रिजर्व कहना कहते हैं। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimens. Some of these are explained to help
टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। तो इसके अंदर हम जो मेन एड्स हैं, टोटल 5 एड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले एड से, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम के हेल्प से हम कैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है तो उसको हम आइडेंटिफिकेशन और फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हर्बेरियम अगर आपको कोई बोले तो आपको 3 चीजें इसमें फिर से याद रखनी पड़ेंगी, दैट इज द DPP, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, यानी ये स्पेशली किसके लिए होता है? सिर्फ खासकर प्लांट स्पेसिमेंस के लिए होता है, सिर्फ प्लांट स्पेसिमेंस के लिए होता है हर्बेरियम, जिसके अंदर प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करा जाता है, यानी इसको पहले सुखाते हैं, यानी इसके अंदर का वाटर मॉइस्चर पहले पूरा हटा देते हैं, प्रेस कर देते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं ऑन शीट्स। हर्बेरियम की शीट्स आती हैं, उन शीट्स के बीच में हम प्लांट के स्पेसिमेन को प्रेस कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वो शीट्स जो होती हैं वो सारा वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो प्रिजर्व हो जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसके अंदर कोई भी फर्दर इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वाटर से इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई डैमेज हो सकता है, इसलिए वाटर को निकालना जरूरी होता है, प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। These sheets are arranged according to universally accepted system of classification. Universally accepted system of classification ये हम आगे पढ़ेंगे, that is a natural system of classification. ये this was given by Bentham and Hooker. Okay, these specimens along या herbarium showing stored specimens, ऐसे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, बड़े बड़े कैबिन्स होते हैं। ओके, इसके अंदर इसी फॉर्म में, फाइल्स की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में ये रखी जाती हैं शीट्स, और इसी के अंदर ऐसे प्लांट जो होते हैं वो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड होते हैं। These specimens along with their descriptive on the herbarium sheets become a store house और repository for the future use. Future use के लिए इसको यूज किया जाता है। अब MCQ जहाँ से पूछा जाएगा वो वाली बात है यहाँ पर आ गई है। Herbarium sheets also carry label providing information about date, place, collection, English, local, botanical names, family, characters name, etc. तो इसके अंदर ये सारी चीजें Herbarium sheet के ऊपर उसी जहाँ पे हमने वो प्लांट रखा हुआ है उसी के नीचे साइड में ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है कि किस दिन और कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया। इंग्लिश में बेसिकली इंग्लिश और उसका लोकल और बोटानिकल नेम क्या है, तीनों नाम किए जाते हैं, उसकी फैमिली क्या है और कलेक्टर का नेम क्या है। ओके, तो फैमिली जो है काफ़ी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि फैमिली को भी लिखा जाता है उसकी, और उसका इंग्लिश भी लिखा जाता है, ये भी लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको पहले बता दूँ इसके चांसेस भूलने के हैं। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम। ये क्विक रेफरल सिस्टम के लिए भी काम करता है। ओके, सो हर्बेरिया के बारे में हमने बात कर लिया। इसके अंदर सिंपली आप याद रखें कुछ शीट्स होती हैं, ड्राइड, DPP, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व इसको किया जाता है। शीट्स में जहाँ पर हम लोग लगाते हैं वो उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन ये सारी लिखी हुई होती हैं, और बेसिकली ये जो सिस्टम है जो यहाँ पर हमने एड यूज कर रखा है ये अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की तरफ, दैट इज बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन्स आप गए होंगे, बोटानिकल गार्डन कोलकाता के अंदर है, कुछ जगह का नाम यहाँ पे दे रखा है, विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ। अब बोटानिकल गार्डन क्या करता है? बोटानिकल गार्डन कंजर्वेशन करता है, प्रिजर्वेशन नहीं करता, क्योंकि ये प्लांट्स को मारता नहीं है, प्लांट्स इसके अंदर लिविंग ही रहते हैं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें होती हैं केवल लिविंग प्लांट्स के लिए होता है, लिविंग प्लांट्स के रेफरेंस के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग प्लांट्स के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। यानी प्लांट की जो स्पीशीज होती है इसके गार्डन्स के अंदर ये ग्रोन होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब इसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाए, इसको उसको ग्रो किया जाता है इसलिए उसको, और लेबल्ड भी होते हैं प्रॉपर्ली, उसकी लेबलिंग भी होती है इंडिकेटिंग सो उसका बोटानिकल नेम क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसकी फैमिली क्या है। ठीक है, फिर इनसाइड कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन की, दैट इज क्यू बोटानिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड के अंदर है, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा के अंदर है, ओके, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ के अंदर है, ये भी इंडिया के अंदर आता है। ओके, तो सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड खत्म हो गई। बोटानिकल गार्डन्स जो कि फिर से सिर्फ प्लांट्स के लिए होते हैं, लिविंग प्लांट्स के लिए होते हैं, इनमें प्लांट को ग्रो किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, और उनकी लेबलिंग भी होती है, और लेबल में ये चीज़ लिखी हुई होती है, याद रखना यहाँ पर भी फैमिली का जिक्र इन्होंने कर रखा है।
और 3 इंपॉर्टेंट फेमस बोटानिकल गार्डन के नाम बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों चीज होती है, कंजर्वेशन भी होता है और प्रिजर्वेशन भी होता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, अब म्यूजियम के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि म्यूजियम अलग अलग चीजों को प्रिजर्व करके रखता है, कंजर्व करके रखता है, प्लांट से लेके बड़े बड़े एनिमल्स से छोटे छोटे एनिमल्स को, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स को ये प्रिजर्व करके रखता है। कैसे, हम देखते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस such as school, colleges में museum have collection of preserved plant and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in containers और jars के अंदर रखा जाता है, and preservative solutions, वो preservative solutions like the formalin का इस्तेमाल होता है। Plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens. ड्राई स्पेसिमेन जैसे हमने हर्बेरियम में पढ़ा था, उसके फॉर्म में भी इसको प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट जो होते हैं उनका CKP होता है, CKP यानी कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनका। और जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, लार्जर एनिमल्स के लिए क्या होता है, उनके अंदर स्टफ भर दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी फूली रहे प्रॉपरली, इसलिए उनके अंदर स्टफ भर दिया जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, यानी ये स्केलेटन्स की भी कलेक्शन करता है, यानी इसके अंदर हमको प्लांट भी मिल जाएगा। इसके अंदर अगर छोटे इंसेक्ट्स की बात करें तो उनको CKP की थ्रू रखते हैं, लार्जर की बात करें तो स्टफिंग करते हैं, और कुछ तो स्केलेटन भी रखते हैं, और कुछ स्पेसिमेन हम स्पेसिफिकली प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं। ओके, मूविंग ओवर नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जू जिसे वेरी कॉमनली हम कह देते हैं, यहाँ पे हो गया आपके नियर बाय किसी जू के अंदर। ये वैसे प्लेसेस होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रखे जाते हैं, यानी यहाँ पर हंटिंग रेस्ट्रिक्टेड होती है, ह्यूमन केयर के अंदर रखे जाते हैं, यानी इंसान इसका केयर करते हैं, इसका पालन करते हैं। विच इनेबल अस टू लर्न द, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, एनिमल्स की फूड हैबिट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, फूड हैबिट्स को, और उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें यूज होती हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट्स, राइट। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस। ओके, अब इसमें आपको XC2 और INSETU भी बता देता हूँ, जिसके ऊपर बेस क्वेश्चन बन सकते हैं। XC2 INSETU क्या होता है? XC2 मतलब होता है ब्रेकिंग द होम रूल, और INSETU होता है होम रूल। तो INSETU का मतलब है जहाँ पे भी प्लांट है हमने उसको वहीं पर प्रिजर्व कर दिया, जहाँ पर प्लांट है, जहाँ पर कोई एनिमल है उसको हमें प्रिजर्व करना है, तो उसकी चारों तरफ बाउंड्री बना दी, ह्यूमन इंटरफेरेंस हमने स्टॉप कर दी, रेस्ट्रिक्ट कर दी, उसे हम INSETU कहते हैं। और XC2 एक्सट्रीम कंडीशंस में किया जाता है, जब बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, उस प्लांट या एनिमल को हम लोग उस जगह से हटा देते हैं और अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल जगह पर उसे कंजर्व करके रखते हैं, उसको कंजर्व करके रखते हैं, उसको हम लोग XC2 कंजर्वेशन कहते हैं, राइट। तो हम अगर एग्जांपल देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क एक हमारे पास XC2 कंजर्वेशन है, और म्यूजियम एक XC2 है, बोटानिकल गार्डन एक XC2 कंजर्वेशन है, और हर्बेरियम भी एक XC2 कंजर्वेशन का ही एग्जांपल आता है। तो एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। नाउ पांचवा और आखिरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज की। सो की क्या होती है? टेक्सोनॉमिकल एड है यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ये भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए होता है, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड देयर डिसिमिलैरिटीज। बेसिकली क्या होता है कि देखिए क्या होता है, हमारे पास एक लिस्ट होती है, हमारे पास पर्टिकुलरली एक लिस्ट होती है, एक हमारे पास लिस्ट प्रेजेंट रहती है, जिसमें हमारे पास हर एक पॉइंट के दो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, और हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है, इसके भी हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं। थर्ड ऐसी थर्ड हमारे पास होता है, इसके भी हमारे पास दो स्टेटमेंट होते हैं। फोर्थ, ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कपल में के फॉर्म में होते हैं, कपलेट होते हैं, दो होते हैं, एक पेयर के अंदर होते हैं, इसलिए उनको हम कपलेट कहते हैं। देखिए बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स को, दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लाइन लिखी हुई रहती है, अलग अलग कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास कोई भी एक स्पेसिमेन आया, कोई भी स्पेसिमेन आया, यानी कोई भी अंडर ऑब्जर्विंग हम पास है, अदर वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, तो हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने इसको कैरेक्टर्स के साथ मिलाया कि किस स्टेटमेंट के साथ ये मैच हो रहा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 1 के साथ देखा, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू ऑपोजिट ऑप्शंस, जो दोनों स्टेटमेंट होती हैं वो ऑपोजिट होती हैं। दिस रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। अब हमने सपोज किया फर्स्ट स्टेटमेंट देखी, तो इसमें मान लो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्टेटमेंट ए के साथ मान लो माने जा रहे हैं, बी के साथ माने नहीं जा रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, हम ए को सिलेक्ट करेंगे और बी को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है दिस रिजल्ट्स इन द एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड द रिजेक्शन ऑफ द अदर स्टेटमेंट, राइट। ईच स्टेटमेंट इज की इन द की इज कॉल्ड अ लीड, उसे हम लीड कहते हैं। कैसे, तो हम हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। जो भी स्टेटमेंट होती है उसके आगे ही लिखा रहता है कि गो टू स्टेटमेंट 3 या गो टू स्टेटमेंट 4 या गो टू स्टेटमेंट 5, यानी इसके आगे लिखा होता है कि अब हमें कहाँ जाना है। अगर ए को हमने एक्सेप्ट किया तो हमें कौन से स्टेटमेंट जाना है, सपोज इसमें लिखा है गो टू स्टेटमेंट 2, तो ए के बाद जैसे हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर हम सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं, सेकंड पे देखते हैं फिर दोनों में से कौन से कैरेक्टर से मैच हो रहे हैं। इसमें भी सिमिलरली एक रिजेक्शन होता है और एक का सिलेक्शन होता है, राइट। इसीलिए हम लोग हर एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, हर एक स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहते हैं क्योंकि वो हमें लीड देता है नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हम जब हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाते हुए आ जाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के लिए हो जाएगा, राइट। सो सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पसेस, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। कीज, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये जनरली एनालिटिकल नेचर होते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, लाइक लीड दे रखा है और कपलेट दे रखा है। कपलेट क्या होता है, कपलेट बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो जिसे हम कहते हैं, और हर एक स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, उनके पेयर को हम लोग कपलेट कहते हैं, और ये कपलेट जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं, राइट। तो एक का सिलेक्शन होता है, एक का रिजेक्शन हो जाता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ और छोटे छोटे दे रखे हैं, दैट इज हमारे पास कुछ और अलग अलग टेक्सोनॉमिकल एड्स दे रखे हैं, लाइक इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक फ्लोरा के बारे में दे रखा है, मैनुअल्स के बारे में दे रखा है, मोनोग्राफ्स के बारे में दे रखा है एंड कैटलॉग्स के बारे में दे रखा है। और सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फ्लोरा के बारे में अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे, फ्लोरा हेल्प अस टू एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट देती है, यानी वो कहाँ रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, ठीक है। फ्लोरा इज फॉर द प्लांट्स, दे आल्सो प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट और स्पीशीज, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट रह रहे हैं, यानी पर्टिकुलर एरिया जो फ्लोरा होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, राइट। तो फ्लोरा के बारे में आपको याद रखना है DHI, DHI से आप याद रखेंगे फ्लोरा दही, लाइक तो डी का है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताता है, एच यानी हैबिटेट के बारे में बताता है, एंड आई यानी इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज बताता है। मैनुअल्स की बात करते हैं तो ये यूजफुल होता है, मैनुअल्स की बात करते हैं तो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स फाउंड इन एन एरिया, यानी ये थोड़ी बड़ा एरिया में मैनुअल्स होते बनाते हैं। मोनोग्राफ जो होते हैं वो बस एक ही टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो मोनोग्राफ होता है किसी एक टेक्सॉन के बारे में, चाहे वो आप किंगडम ले लो, चाहे वो फाइलम ले लो, चाहे वो आप फैमिली ले लो, जीनस ले लो या स्पीशीज ले लो, किसी एक ही टेक्सॉन के बारे में हमको बताएगा, राइट। तो ये कुछ हमारे पास टेक्सॉनिकल एड्स हैं, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो होता है ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, इसके MCQ प्रैक्टिस करिए एंड NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, मैंने इसलिए सोचा कि मैं स्टडी स्टार्ट करूं ताकि आपको NCERT जो है उसकी एक प्रॉपर नॉलेज हो सके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, be healthy and please do subscribe this channel and just like a video for this. Thank you.